वह थर्ड ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएएस, पीसीएस, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम हो, उसको क्रैक करने की स्ट्रेटेजी क्या है कि आप बहुत सारी जगह अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं। उस एनर्जी को आप एक जगह कैसे लगाएं, आप किन चीज़ों से बचें, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। मैंने खुद ने 11 साल पढ़ाई छोड़ करके आरएएस में मैंने सिलेक्शन कराया, तो सिर्फ इसी एक मूल मंत्र के बेस पर। हालांकि बहुत सारी जगह आपको किस प्रकार मैनेज करके इस चीज़ पे आना होता है, यानी जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जो मुख्य चीज़ है, जो मूल मंत्र जिसको बोलते हैं इस कलयुगी घोर कंपटीशन के युग में। बहुत सारी जगह आप सोचोगे भ्रष्टाचार हो रहा है, मेरिट हाई जा रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग पढ़नी पड़ती है, बहुत सारे गरीब लड़के पढ़ नहीं पाते। मैं सब बताऊंगा कि वहां आपको एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, आप बहुत ही इजी तरीके से अपने गोल को प्राप्त कर सकते हो। यार मेरा सिलेक्शन कैसे हो, अब आप कहोगे सर जो पढ़ते हैं उन्हीं का होगा, आप उनसे आगे जा सकते हो। जो 10 लड़के आज 80% से किसी एग्जाम्स को क्लियर कर रहे हैं कि ठीक है आपकी 1000 सीट है, मान लेते हैं 1000 सीट की 80% या 85% मेरिट रह गई। अब आप कहोगे सर वो 85% वाले हो गए, हमारा कैसे होता। आप 87 लाते तो आपका होता, वो रह जाते, उसकी जगह आप आते। तो इस तरह से एक कंपटीशन का युग है और आप उनकी जगह आ सकते हो कि आप कहाँ गलती करते हो, किस लेवल पर आप भटकाव रखते हो। ठीक है, तो अब यही चीज़ है आपको इस लाइव वीडियो से भी आपको सीखनी है। अभी मुझे 4 मिनट हो गए हैं, कोई भी लाइव नहीं है, लेकिन मुझे मेरे गोल्स पे फोकस करना है। कारण भी मैं जिस चीज़ से जुड़ा हूँ, जिस चीज़ को बताने के लिए मेरा कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट के साथ हूँ मैं। यही आपकी पढ़ाई में आप बहुत सारी जगह अपनी एनर्जी वेस्ट कहाँ करते हैं, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। क्योंकि वो क्या चीज़ है आपको जो पीछे रखती है। सबसे पहले ये 4-5 बातें, ये सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है। जिसको बोलते हैं अपने ब्लंडर करते हो, आप मिस्टेक्स करते हो अपने लाइफ में। तो सबसे बड़ी गलती, सबसे पहली जो चीज़ होती है वह चीज़ होती है आपकी ईगो। एक जो ईगो के साथ हम आगे बढ़ते हैं उसके साथ फाइट करना। वो ईगो आपको सोशल ईगो हो सकता है, आपका फैमिली ईगो हो सकता है, आपका जिस परिवेश में, जिस एनवायरनमेंट में आपके फ्रेंड है, आपका फ्रेंडली ईगो हो सकता है। बहुत सारे क्षेत्र के अंदर आपका ईगो हर्ट मान लेते हो आप, और वहाँ आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। अरे यार मेरी तो नहीं कर दी, मैं आपको हमेशा कहता हूँ अरे यार इसने तो मेरी बेइज्जती कर दी, यार इसने तो ये कह दिया, यार मेरे बारे में उसने ऐसे टिप्पणी की, यार मेरी ऐसे बेइज्जती की। हम तो वहाँ लंच कर रहे थे यार, लंच के दौरान उसने यार ये कमेंट किया, यार वो किया, आपके पापा आपकी मम्मी क्या है, आपका पापा क्या है, आपका भाई ये है, आप ये हो, आपके परिवार में ये था। अरे इन चीज़ों की गठड़ी क्यों रखते हो। जो व्यक्ति गलती करता है, गलत काम करता है, वह जिम्मेदार सिर्फ वही व्यक्ति होता है। हम उस व्यक्ति के लिए जिम्मेदार नहीं है, चाहे वह अपना भाई हो, चाहे वो अपना बाप हो, चाहे अपना कोई भी रिलेटिव हो। अगर वो किसी लेवल पर कि सामाजिक जो कर्तव्य है उनका निर्वहन नहीं कर पाता है, कुछ गलतियां करता है, कुछ चरित्रहीनता हो, कुछ भी हो, वो किसी भी लेवल पर अगर गलती करता है, वो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं होता है। क्योंकि सबसे फर्स्ट ड्यूटी, कर्तव्य उसी का होता है। अगर कोई गलती करता है, कोई गलत कार्य करता है, तो सबसे पहले जिम्मेदार वही है। इसके बाद में हबीबाव को तो इसलिए कह देते हैं कि हबीबाव के संरक्षण में एक बच्चा होता है। ठीक है, तो इसलिए एक बच्चों से हम अपेक्षा करते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा आप जागरूक करो, उसको बताओ। बाकी अगर बच्चा 18 साल से ऊपर है, हर चीज़ को समझता है, तो पेरेंट्स की भी ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि उसको बार बार प्रताड़ित करे। उसको सही दिशा देना एक अभिभावक का काम है। इसके बाद में किसी अभिभावक को भी कोई बोलता है अरे यार वो ऐसे है, आपका बेटा वो बेटा, उसको कहो भी मैं मेरी ड्यूटी सही कर रहा हूँ। अगर आप अपनी ड्यूटी सही कर रहे हो तो ये ईगो वाली बात छोड़ दो फ्रेंड्स। आपका ईगो हर्ट होना, मुझे मेरी भावनात्मक चोट पहुंच गई मुझे, तो ये जो इमोशन और भावनात्मक रूप से हर्ट होना, इस चीज़ को छोड़ दो आप। जिस व्यक्ति ने अपनी भावनात्मक सुदृढ़ता प्राप्त कर ली, जिसको बोलते हैं ईक्यू, इमोशनल क्यूसेंट, एक होता है आईक्यू, इंटेलिजेंट क्यूसेंट। तो आपका आईक्यू बेहतर कब होगा, जब आपका ईक्यू बेहतर होगा। ये हर बुक्स में आप पढ़ते हो, हर वीडियोज में आप सुनते हो, लेकिन इस चीज़ को आप लागू नहीं कर रहे हो। इमोशनल क्यूसेंट, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, भावनात्मक सुदृढ़ता, सॉलिडिटी, ये बहुत जरूरी है। इन चीज़ों से हटने के लिए लगातार अपने साथ ऑटो सजेशन करते रहे। मैं साथ साथ ये भी बताऊंगा किस प्रकार आप अपनी जो एनर्जी वेस्ट करते हो बहुत सारी जगह, उस एनर्जी को कैसे बनाए रखें, आप स्वस्थ रहें मानसिक रूप से, किस प्रकार अपने गोल्स को प्राप्त करें। तो सबसे पहले तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप ये चीज़ बिल्कुल ध्यान मत दें, उसने बेइज्जती कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। दूसरा होता है रीड व्हाइल यू रीड। आप इस चीज़ से भटकते हैं। जब पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो, आप पढ़ने का तरीका भी आपका सही नहीं होता है। आप बेड पे पड़े रहते हो, आप पास में फ़ोन होता है, व्हाट्सएप का मैसेज आ गया या कोई फ़ोन कॉल आ गई, बीच में पढ़ते पढ़ते या आप इधर फ़ोन उठा लिया, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब। आप पढ़ो तो आपका फ़ोन स्विच ऑफ होना चाहिए,
या साइलेंट मोड पे होना चाहिए। उसके बाद में आप चेक कर सकते हो किसका फ़ोन आया, किसका मैसेज। 2 घंटे पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। रीड व्हाइल यू रीड, मैं हमेशा कहता हूँ। ऑन टेबल, पढ़ने का तरीका टेबल पर पढ़ो, क्योंकि बेड पे और जगह जगह आप पढ़ते हो तो वहाँ आलस्य आता है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती है। एक जगह टेबल पे 4 या 5 घंटे टेबल पे आप अपना पूरा प्रोडक्टिव टाइम वहाँ बिताओ। बाकी आप अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश रखने के लिए कहीं भी आप इधर उधर जाके पढ़ सकते हो। खाना खा रहे हो पढ़ रहे हो, बिल्कुल नहीं। खाने के दौरान खाओ तो सिर्फ खाओ, सोना है तो सो रहे हो, सोने के दौरान आप पढ़ रहे हो, उस दौरान आपका फोन है, टैबलेट है, इधर उधर बिखरे पड़े, आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। सोने के दौरान सारी चीजें व्यवस्थित करके सो आराम से। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार जब मैं इस प्रकार सोता हूँ तो उस समय मेरी नींद गायब हो जाती है, तो आप सो सकते हो, बाकी बिल्कुल नहीं। फिर एक बड़ी बात आती है, वो आती है शेड्यूल। आपको अपना शेड्यूल बनाए रखना बहुत जरूरी है। जैसे आपके पास एग्रीकल्चर विषय, यार आपको ऐसे लगना है कि मेरे को तो पहले एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लगना है, यार सुपरवाइजर लगने के बाद मुझे आरएएस पीसीएस यूपीएससी क्लियर करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका शेड्यूल बनाओ। आप कक्षा 11 12 10वीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल एमए यूजी पीजी, वो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से करो। बढ़िया तरीके से कैसे करो? आप सोचोगे मैं बाद में नोट्स ले लूंगा, नोट्स पढ़ लूंगा। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो अभी से, तो आप नोट्स बनाना शुरू कर दें शुरू से ही, किताबों से। लास्ट में जाकर के उन नोट्स को आप अपडेट करें, लास्ट में एक एक पन्ना आप छोड़ते चलें। आपका सिलेक्शन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये 5-7 चीजें साथ साथ बता रहा हूं, ठीक है। यही चीजें आप नोट्स ढूंढते फिरते हो, आप कहते हो अरे यार मुझे नोट्स मिल जाएं। पढ़ने के दौरान आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, जो गलतियां की उसके बाद आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि पढ़ते समय आप अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो फोन से मत पढ़ें, लैपटॉप से पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि उस दौरान आप जो भी यूट्यूब है, व्हाट्सअप है और है अन्य चीजें हैं, वहां आप ध्यान भंग आपका नहीं होगा। इंस्टा है और है, क्योंकि वहां ये चीजें आपकी बहुत कम इंस्टॉल की हुई है, और अगर इंस्टॉल की हुई है तो आप इनको अनइंस्टॉल करो। आप जो जिन भी चीजों से जुड़े हो प्रतिज्ञा करो। आप कहते हैं प्रतिज्ञा के बगैर जीवन बालू की भीत है, वह ढहता रहता है। इसके बगैर कुछ भी नहीं होगा, आपको बहुत सारी जगह मैनेज करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं हर बार आपको कहता हूं कि जिस टारगेट को आप प्राप्त कर रहे हो, आप उस पर अभी से काम करना शुरू कर दो, नहीं तो बाद में मलाल करोगे, पछताओगे, काश मैं भी कर लेता। मेरी भी मार्कशीट में देखो कितने नंबर थे। नंबर हो या ना हो, मार्कशीट के नंबर आपके महत्व नहीं रखते। अगर आप कंपटीशन में जो भी कंटेंट है, जो भी अपना किताब है, उसको आप ढंग से अगर पढ़ रहे हो ना, तो डोंट वरी, वहां आपके साथ जो भी होगा पॉजिटिव होगा, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, कोई रोक नहीं सकेगा। कहते हैं ना कि जब हम अच्छे उद्देश्य के लिए जुड़ते हैं तो सारी कायनात हमारे साथ हो जाती है। सारी कायनात अभी साथ होती है जब हम प्रिपरेशन करते हैं। कायनात का मतलब होता है बहुत सारी चीजें हमारे साथ होती हैं। हमारे घर वाले भी हमारा सहयोग करते हैं, दोस्त टीचर सारे सहयोग करते हैं, वही चीज है, कायनात यही है। फिर एक चीज आती है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस आएगा प्रिपरेशन से, कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है। प्रिपरेशन इज द की ऑफ टू गेट कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ टू गेट सक्सेस। तो इसलिए प्रिपरेशन सबसे पहले आती है। तो इसके लिए सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? सेल्फ स्टडी है। आप अपनी सेल्फ स्टडी को महत्व दें सबसे पहले, जो आप पढ़ रही हो। और फिर दूसरी बात है प्रोडक्टिविटी टाइम। आप किस समय अपने आप को सबसे प्रोडक्टिव पाते हैं? समय दोपहर, सुबह, शाम, उस समय 3-4 घंटे, वो जो चाहे 3 या 4 घंटे हो, वो आपके 6-7 घंटे के बराबर होंगे, ठीक है। क्योंकि कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब आप बहुत सारी जगह अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, उससे आपको बचना है। मेन चीज फिर क्या आती है? नेगेटिविटी। नेगेटिविटी कहां से आती है? नेगेटिविटी वहां से आएगी जो ऐसे स्टूडेंट्सों से आप जुड़े हो जो बिल्कुल ही आलसी हैं और सिर्फ आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं, उनका कोई प्यार ही नहीं है। मैटर आपको आगे बोलेंगे अरे यार आपका तो ये मैटर था, अरे यार मैंने तो ये किया ही नहीं यार। या फिर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ कुछ बिंदु उनके वो बहुत अच्छे से तैयार हैं, वो आके आपको सुनाएंगे अरे यार देखो मैंने इतना अच्छे से तैयार किया। आप सोचोगे यार इसने तो तैयार कर लिया। तो इन चीजों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो अपने हिसाब से पढ़ रहा है, हम अपने हिसाब से पढ़ रहा है। हो सकता है एक विषय के अंदर वह कमजोर हो, उस दूसरे विषय में आप सबसे आगे हो, वो पीछे हो। तो इसलिए आपको तुलना नहीं करनी है। आपके साथ बात करे वो कैसी बात करे, आप अपने आप को अपना ऑटो सजेशन जारी रखना है। अपने स्वभाव के मालिक बनो, उसके स्वभाव से प्रभावित नहीं होना है, ठीक है, या उससे दूरी बनानी है, ठीक है। आपके साथ वही स्टूडेंट्स आपके दोस्त होने चाहिए जो आपके साथ दिल से जुड़ते हैं और आपके साथ आपका सहयोग करने के लिए तैयार है, ठीक है। क्योंकि कहते हैं कि विद्या बांटने से ही बढ़ती है। आप कुछ लोग सोचते हैं यार मैं इसको बताऊंगा ये आगे चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप उसके साथ जुड़े रहते हो तो विद्या ददाति विनियम, सबसे पहले विनम्रता आएगी, फिर विद्या देने से ही बढ़ती है। ज्ञान हम जितना बांटेंगे उतना ही हमारे लिए स्ट्रांग होगा वो,
हम उससे, हम जिसको बता रहे हैं ना उससे ज़्यादा हम स्ट्रांग होंगे, ये बनी हुई बात है। क्योंकि एक चीज़ है कि आपका कंटेंट सबसे बढ़िया कब तैयार होता है, जब आप दूसरे को पढ़ाते हो। जो जितने टीचर हैं, राजवीर सर हैं और हैं, उनके विषय में आप उनसे आगे नहीं जा सकते, तभी तो आप उनके पास पढ़ते हो। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपको कंटेंट को बढ़िया तरीके से तैयार करना है तो आप दूसरों को पढ़ाओ, या फिर इस प्रकार तैयार करो ताकि आप दूसरों को पढ़ा सको, इस लेवल का तैयार करो। तो वो चीज़ें कब आएगी, जब आप दूसरों का सहयोग करोगे। तो इसलिए इन चीज़ों को कभी दिमाग में मत रखें, अरे यार मैं इसको बता रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। आप बता रहे हो तो इसका मतलब आगे हो आप, ठीक है। प्रैक्टिस, पेपर प्रैक्टिस, आप लगातार आपकी प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए, चाहे आप कंपटीशन आपका फिलहाल हो या ना हो। रिटर्न प्रैक्टिस, क्योंकि लिखने के दौरान आप सबसे कम डिस्टर्ब होते हैं। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपका ध्यान इधर उधर जा सकता है, लेकिन जब आप लिख रहे होते हैं तो आपका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। और कहते हैं एक बार लिखो और 100 बार झक्यो। एक बार लिख लिया ना, वो 100 बार बोले के बराबर होता है। ये बुजुर्गों की कहावत है, वास्तव में सही है। तो कहने का मतलब एक बार ढंग से आपने लिखा है तो एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, आप इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। और एक होती है रिवीजन, स्मार्ट रिवीजन। स्मार्ट रिवीजन का मतलब होता है कि जब हम पहले से पढ़ रहे होते हैं तो किताबें जल्दी से तैयार करो, आप उन पन्नों को सिर्फ देखते चलो, विहंगावलोकन। मैं परीक्षा के समय 2-2 3-3 किताबें रिवीजन कर देता था, एक ही दिन में 2-2 किताबें ऐसे, क्योंकि बहुत सारे 80% चीज़ें तो रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। उनको मुख्य मुख्य चीज़ों को ऐसे पलटते चलो बस। एक दो चीज़ें देखी, हाँ यार ये चीज़ें मुझे देखनी है, जो जरूरी है वही देखनी है। आप 200 पेजों का रिवीजन कर रहे हैं तो उसमें से मुश्किल से 15-20 पेज पे रुकना पड़ेगा, बाकी आपकी तैयार है इस तरह। इसलिए किताबों को पलटना बहुत जरूरी है 15-20 दिन पहले। और स्मार्ट स्टडी का मतलब है चीज़ों को एसोसिएट करके, चीज़ों को जोड़ करके, चीज़ों के साथ जुड़ करके पढ़ें आप। और फिर इस चीज़ पे आता हूँ, आप कैसे पढ़ें, जो मेन चीज़ है। यानी हम ऐसे पढ़ें जैसे किसी को पढ़ाना है। अब मुझे क्लास में जाकर के पढ़ाना है ऑफलाइन बोर्ड पे सब बच्चों को, तो आपका कंटेंट अच्छे से तैयार होगा, ठीक है। और फिर आता है PYQ, MCQ, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैं आपको बताता हूँ, मैंने IAS यूनिक के, RAS के प्री के दौरान IAS यूनिक की एक बुक आती है, तो उसके सारे पेपर मैंने किए थे। मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, बहुत सारे पेपर। उस समय ये ऑनलाइन का और का कम था, बाद में फिर 2018 में प्री किया, मेंस में मेरे 321 मार्क्स बने, तो वहाँ भी मैंने बहुत ज़्यादा PYQ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जारी रखी। हाँ, मेंस में मैं हिंदी अंग्रेजी की और एक दो विषयों की नहीं कर पाया, तो वहाँ मेरे को खामियाजा भुगतना पड़ा। मेरे 30-40 नंबर के मार्क्स फोर्थ पेपर में रह गई। वो कॉपी मैंने अपलोड किया, आप देख सकते हो कहाँ गलती की है। अब कंटेंट इंपॉर्टेंट है, ना स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है, ना PYQ, ना कोई पैटर्न इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो है, जिससे सारे ध्यान हटाते रहते हैं, कोचिंग वाले भी, ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले, इनका धंधा है, बिजनेस है। सबसे पहली चीज, जो चीज आपको सिलेक्शन करवाती है, वह चीज सिर्फ कंटेंट है फ्रेंड्स। और वह कंटेंट आपको कहीं नोट्स में ढूंढने की जरूरत नहीं है, वह कहीं आपको मैराथन क्लासेस में ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी इस चीज को मिस कर रहे होते हैं, हर स्तर पर मिस कर रहे होते हैं। वह कंटेंट आपका सिर्फ आपकी जर्नी के दौरान आपका कंटेंट आपके सामने आता है, उस कंटेंट को आप तैयार नहीं करते हो, ठीक है। जर्नी में आपको बताता हूं, आप जब 10वीं-12वीं के अंदर मिस कर देते हो तो कोई बात नहीं, सबसे पहले तो 10वीं-12वीं में जो कंटेंट है उस कंटेंट को पढ़ो और वो किताबें अपने पास रखो, ठीक है। फिर आप 11वीं-12वीं में उस कंटेंट को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि 11वीं-12वीं की किताबें ये नोट्स में है। आप स्प्रिंग बोर्ड, जो भी आप UPSC PCS के जो भी कंटेंट पढ़ रहे हो, चाहे विजन का हो, कोई और हो, चाहे सम्यक का हो, वो सारी 11वीं-12वीं की किताबों से ये सारा कुछ आप देख लेना। और वहां अगर आप मिस कर देते हो कि मैं तो इस कंटेंट को बढ़िया से तैयार नहीं कर पाया, तो कोई बात नहीं, आप BA के अंदर आओ, वो सारी किताबों का कंटेंट आप ढंग से पढ़ो, वो आपके तैयार होंगे, आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल बी प्रिपेयर रेगुलरली। रेगुलरली आप प्रिपेयर करो, उसकी तैयारी करो। आप चीज़ों को टैग करके, जोड़ करके, लिख करके अपने नोट्स बनाते चलो साथ साथ, बिल्कुल हल्का रहोगे। डेली 1 या 2 घंटे टाइम दे दो। चलो BA में आप नहीं कर पाए, BA कर ली 1 वीक सीरीज से, डोंट माइंड। अब आपको आना है अपने एग्जाम पे। एवरी एग्जाम, पहले एक एग्जाम चुन लो, चाहे सेकंड ग्रेड का चुन लो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का, चाहे रेट का, चाहे कोई भी। उस एग्जाम को क्रैक करने के सारे PYQ, उसका जो पैटर्न, उसका जो भी कंटेंट है, आपने आज तक पढ़ा चाहे ना पढ़ा, उससे संबंधित किताबें, उससे संबंधित ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कोर्स है, कंटेंट को बढ़िया से तैयार करना। अगर आपके कंटेंट में दम है तो चाहे कैसा ही क्वेश्चन पूछ ले, चाहे आपने प्रैक्टिस ही ना की हो, मैं तो कहता हूँ कंटेंट अगर आपका तैयार है, चाहे आपने पेपर ना किए हुए, चाहे प्रैक्टिस बिल्कुल भी ना की है आपने, चाहे टेस्ट सीरीज 1% भी ना दी है, अगर आपका कंटेंट तैयार है, आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। मैं उदाहरण भी दूंगा भी, कंटेंट तैयार है तो आप किस प्रकार चीज़ों को कर सकते हो। जैसे सबसे पहले मैं इस चीज़ पे आता हूँ,
एक वनपाल के पेपर से शुरुआत कर देता हूं। वहीं से आप मेरे को सबसे पहले ये बताओ, कंटेंट आपका तैयार है, आप कह रहे हो कि यार राजस्थान का अवस्थिति लोकेशन, राजस्थान के बारे में आपकी लोकेशन अगर तैयार है तो प्रश्न कहीं से पूछ ले, आपको प्रैक्टिस की क्या जरूरत है। इसमें पूछा है राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है। उत्तर दक्षिण का मतलब सिर से लेकर चोटी 826 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। आप कहोगे सर कैसे याद रखें, 826 है उत्तर दक्षिण, पूर्व से पश्चिम 869 है, भूल जाए तो बिल्कुल नहीं भूलोगे। पूर्व से पश्चिम 69 डिग्री अक्षांश है, तो अक्षांश वाला 869 है, ऊपर से 826 है। चीजों को जोड़ करके पढ़ दो, कभी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अगर ये कंटेंट आपका तैयार है कि राजस्थान की लोकेशन, और अब बोलो आपको रिवीजन की नोट्स की कभी जरूरत पड़ेगी, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज फिर मैं बताता हूं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। सॉरी यार, हमने तो ये 6ठी क्लास में पढ़ा था सर, भूल गए। अब आपको पता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, तो आपको पता है फेराडे। अगर इस चीज में फेराडे आपको याद है तो आपको पता है जो विद्युत चुंबक होती है, चुंबक के फेरे ही तो लगते हैं उसमें, चुंबक के घेरे या फेरे, तो फेराडे से जोड़ दो, कभी नहीं भूलोगे। चीजों को इस प्रकार पढ़ो आप, ठीक है। आप ऐसे देखो, श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है, श्रीलाल जोशी फड़, तो आपको पता है कि श्रीलाल जोशी, जोशी ने आपा फड़, मतलब सारी चीजें फड़ का मतलब होता है कि जितने भी जोशी कार्य करता है उसमें फड़ का काम है। फड़ मानी कोई भी कपड़ा होता है वो फड़ ही कहलाता है। फाड़ के फड़ पाड़ के दे दो, फड़ का मतलब टुकड़े से होता है, और बार बार वो कोई टुकड़ा मांगता है, तो इसलिए इस चीज से आप जोड़ दो, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। जोशी जी कपड़े की फाड़, कपड़े पर बनती है फड़, और जोशी जी कपड़ा मंगाते हैं, कोई काम करते हैं पंडित जी, कभी नहीं भूलोगे। और फिर एक चीज आरएएस, और इनके मैं क्वेश्चन लेता हूं। जैसे आरएएस में आपसे पूछ लिया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सर विश्व पर्यावरण दिवस तो भूल गए। आपको पता है पर्यावरण की चिंता सबको कब होती है, जब सबसे ज्यादा धूप पड़ती है, सबसे ज्यादा जून के महीने में, और 5 जून। आपको पता है विश्व पर्यावरण दिवस कौन बनाते हैं, जो पंच इकट्ठे होकर तो बनाते हैं। तो पंचों ने जून के महीने में गर्मी ज्यादा बढ़ गई, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, विश्व पर्यावरण वाले क्या करें, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जून में ही सबसे ज्यादा होता है, और 5 जून मतलब पंचों ने 5 जून पंचों ने निर्धारित कर दी, कभी नहीं भूलोगी। तो इस तरह आप पढ़ो, कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी चीजें छोड़ो सब, चाहे आपने प्रैक्टिस की ना हो। अभी भी आरएस मेंस में, परी में, जब भी 2024 में प्री आएगी, अब आपका मेंस है, आप कंटेंट को अगर ढंग से तैयार कर लिया, कुछ भी जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आप सफल होंगे, मुझे पूरा विश्वास है।